हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग पॉइंट पे। मैं हूं शायर अफरीदी और आज जो है मैं आपके लिए जो नंबर सिस्टम है, जो आपके जो सीटेट के जो पेपर 1 में पेपर 2 में पूछे आते हैं नंबर सिस्टम, मैं उन्हीं के कुछ सवाल लेकर के आया हूं। और आज खास करके सीटेट का पेपर 1 जो है उनमें जो नंबर सिस्टम में जितने सारे सवाल पूछे गए हैं उनमें से मैं कुछ सवाल आपके सामने लेकर के आया हूँ। यानी ये सारे क्वेश्चन जो मैं पढ़ाऊँगा आपको वो सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। यानी जो पेपर 1 है 1 to 5 के जो क्लास के जो एग्ज़ाम होते हैं सीटेट में पेपर 1 का, और उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे कुछ मैं उसी को लेकर के आया हूँ। ये सारे PYQ आपके हैं, पेपर यानी कि पेपर 1 के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग। सबसे पहले, अब अगर आप प्रथम 15 मतलब शुरू से जो आपका आता है सम, जो विषम जो होता है, विषम क्या क्या आपका है, जितने भी विषम है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, या कोई 9 है, ये सभी संख्याएं जो है विषम है। अब इसको आप 15 से लिखेंगे और इन सभी को आप जोड़ेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। इसीलिए इनका एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसको आप याद रख लेते हैं तो आपको जो है इससे इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल क्या करना है आपको, फॉर्मूला क्या होता है कि विषम यानी कि जब भी सवाल में रहे कि प्रथम, यानी किस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि शुरू में प्रथम लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। अगर ये लगा हुआ हो जाएगा तो आपके लिए सवाल को बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला होता है कि, फॉर्मूला क्या है कि प्रथम, इसको आप नोट कर लीजिए, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। यानी कि n क्या है, n मतलब ये है कि कोई मतलब उतना तक वो संख्या दिया हुआ है, यानी कितनी संख्या की बात कर रहा है। संख्याओं को पता नहीं है, सिर्फ बोला है कि इतना संख्या, 2 संख्या, 5 संख्या, 7 संख्या, जितनी संख्याओं के बारे में पूछेगा यानी n जो है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितनी संख्या के बारे में यहाँ पर बोलेगा आपको। अब यहाँ पर n तो क्या है, प्रथम n विषम संख्या। मान लीजिए कि आपके पास n विषम संख्या दिया हुआ है और वहां पे पूछ रहा है कि इसका योग क्या हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला होगा आपका n स्क्वायर। क्या होगा आपका, n स्क्वायर हो जाएगा। याद रहेगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो होता है वो आपका n स्क्वायर होता है। फिर अगर सवाल में आपका, देखिए क्वेश्चन में आपका सीटेट का पेपर में पूछा गया सवाल है, लेकिन अगर वहीं पर जो विषम ना दे करके सम पूछ ले कि प्रथम 15 सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो चलो उसको भी लिख लेते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योग, फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। याद रहेगा, यानी कि प्रथम n सम संख्याओं का योग n प्लस 1 होता है। यानी कि सीटेट में पेपर 1 जो है कुछ इस तरह के यहीं तक सवाल आएंगे। एक हो सकता है कि पेपर 2 में इसका लेवल कुछ बढ़ा दे। अब लेवल क्या बढ़ाएगा, सवाल पूछ लेगा आपको कि प्रथम n कि प्रथम n संख्याओं का संख्या, सॉरी ठीक है, संख्याओं के वर्गों का योग। यानी अगर सवाल में आपका दे दिया रहा है कि मान लीजिए कि मैं इसका एग्जांपल भी आपको दूंगा, लेकिन फिलहाल ये देख लीजिए कि प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग अगर पूछ ले तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 हो जाएगा। समझ गए। यानी कि अगर सवाल में आपको प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग पूछ ले तो आपका हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अगर फिर आपका पूछ ले प्रथम n
संख्याओं के घन का योग, ये भी सवाल बन सकता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2, इस पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आपको आ गया? तो ये चार चीजें जो है आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर इनमें सवाल जो है किस तरह से आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। अब देखिए कितना सवाल में दिया हुआ है, प्रथम 15, तो फॉर्मूला होता है, अगर विषम संख्या दिया हुआ रहेगा और प्रथम दिया हुआ रहेगा, फॉर्मूला हो जाएगा n स्क्वायर। तो n का वैल्यू दिया हुआ है 15, तो इसका मतलब क्या करेंगे, 15 का हम स्क्वायर करेंगे, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 200। 200 कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। पता है ना 15 का स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर का मतलब 15 गुना 15 करेंगे आप तो 225 आ जाएगा। यानी कि अगर आपसे सवाल में पूछ ले कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 100 हो जाएगा। यानी कि आपको सवाल में देखना है कि सवाल में आपका पूछा क्या गया है, और खास करके इस चीज को आपको ध्यान देना है कि प्रथम लिखा हुआ है कि नहीं। और मैक्सिमम सवाल में आपका प्रथम लिखा हुआ रहेगा ही। अगर प्रथम लिखा हुआ ना रहे तो वहां पर थोड़ा क्वेश्चन बनाने में थोड़ा लेंदी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है जब भी विषम संख्या पूछे तो बस फॉर्मूला क्या होगा, n का स्क्वायर होगा। जितनी भी प्रथम, मान लीजिए प्रथम 20 विषम संख्याओं का जो वर्ग पूछ ले तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। प्रथम 30 विषम संख्याओं के वर्गों का प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग पूछ ले तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जितनी भी विषम संख्याओं का योग पूछेगा उतना का स्क्वायर कर देंगे। अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर पूछ ले कि प्रथम n संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1। मान लीजिए आपको पूछ ले कि प्रथम 12 सम संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 12 सम संख्याओं का योग पूछ ले, फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1। तो अब देखिए जहां पे n होगा वहां पर 12 होगा। n मतलब कोई संख्या है, n किसी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बदले में, यानी जो संख्या आता है उसके बदले में n लिखे हैं, क्योंकि हमको संख्या पता नहीं है। इसलिए जहां पर जो 12 होगा, n होगा, वहां पे हम 12 करेंगे। 12 इंटू 12 प्लस 1 कितना होगा, 12 इंटू 12 और 1 13, तो गुना पर करने पे कितना होगा, 12 36 का 6 हासिल 3, 12 कम 12 और 3 15। यानी कि अगर सवाल में दे दे कि प्रथम 12 सम संख्याओं का योग क्या होगा, फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1। जहां जहां n होगा वहां 12 रखेंगे, उसको हल करने पर जो भी आपका आंसर आएगा वही उसका आंसर होगा। तो सवाल में आपका ये भी, क्वेश्चन में ये भी हो सकता है, ये भी आपका हो सकता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा टफ कर दे तो सवाल में आपका ये भी पूछ सकता है कि प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग पूछ लेगा। तो यानी कि ये अगर हम इसकी बात करेंगे तो किस तरह से काम करता है। अब देखिए प्रथम 15 विषम संख्या कौन कौन सा हो जाएगा, या प्रथम सम संख्या कौन कौन सा हो जाएगा। अगर शुरू से बात करें कि प्रथम n सम संख्या क्या होगा, तो स्टार्टिंग में सम क्या होता है, 2 से होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, कुछ इस तरह से आपका आएगा। ठीक है। अगर वही पूछ ले कि प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग, n संख्या, मान लीजिए कि आपका 12 दिए, मान लीजिए आपका 8 दिया हुआ है कुछ संख्या। अब पूछ ले कि प्रथम n यानी प्रथम 8 संख्याओं के वर्गों का योग पूछ ले, तो 1 से लेकर के 8 तक सबका हम वर्ग करेंगे, और सबको वर्ग करने के बाद उसको हम सिंपल करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, तो काफी लेंदी आपका प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उतना ना करते हैं, बल्कि इस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। कितनों भी संख्या दे दिया रहे, बोल दे कि प्रथम 50 संख्याओं के वर्गों का योग पूछे, तब भी आपको यूज करना है। तो क्या होगा, अगर पूछ ले कि प्रथम 8 संख्याओं के वर्गों का योग, तो जहां जहां आपका n होगा वहां हम क्या करेंगे, 8 करेंगे। फॉर्मूला क्या आपका दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे n दिया हुआ है, तो कितने का हम पूछ रहे हैं, प्रथम 8 संख्याओं के वर्गों का योग। तो जहां जहां आपका 1 यानी n होगा वहां हम 8 करेंगे, यहाँ 8 करेंगे। उसके बाद n का वैल्यू 8 8 और 1 9 हो जाएगा। फिर यहाँ गुना है, बीच में कुछ नहीं, तो फिर 8 दूनी 16 और 1, n का मान कितना 8 8 दूनी 16 और 1 17 हो जाएगा।
इन सभी को हम गुना करेंगे, बटे में कितना आपका है 6 दिया हुआ है, कटेगा, काट लेंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, क्या होगा 9 चौक 36 गुना 17 करेंगे, अपॉन में क्या होगा 3 हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा ना, बढ़तिया 36, क्या होगा बरसाते कितना होता है 84, 84 का 4, हाथ में कितना रहा 8 रहा, 12 कम 12 8 20, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर कि अगर कुछ भी सवाल में आपका दे दिया रहे तो आपको जो खास करके इन चारों फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इसको आपको रट लेना है, क्योंकि अगर एग्जाम में सवाल आएगा तो मोस्ट चांस है कि आपका मैक्सिमम चांस है कि आपका इन दोनों से आएगा, लेकिन हो सकता है कि एक स्टेप आपका आगे बढ़ा देगा, तो इससे भी पूछ सकता है या फिर आपका इससे भी पूछ सकता है। अगर वही कह दे कि प्रथम n संख्याओं के घन का योग, घन का मतलब क्यूब होता है, घन का मतलब क्यूब, और आपका वर्ग का मतलब स्क्वायर, यानी जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसका स्क्वायर होगा, और घन पूछे तो इसका मतलब जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसका क्यूब पूछेगा। यानी अगर पूछ लिया आपको कि प्रथम, इसको भी देख लेते हैं क्या हो जाएगा, अगर पूछ ले कि प्रथम 4 संख्याओं के वर्ग घन का योग क्या होगा, तो घन का मतलब प्रथम 4 क्या होता है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। यानी कि अगर आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, लेकिन जब आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो फॉर्मूला क्या कहता है आपके यहाँ पर n इंटू एन प्लस वन, एन का वैल्यू कितना है 4 का पूछा है, तो जहां जहां n होगा वहां हम 4 करेंगे, फिर 4 और 1 5 होगा, बटे में 2 होगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, 5 दूनी 10, 5 को 2 से गुना करेंगे 10 होगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको भी हल करेंगे तो तब भी 100 ही आएगा, लेकिन हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा। तो आप इस चारों फॉर्मूला को नोट कर लेंगे, ठीक है, और इसको अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, संख्या दिया हुआ है 12,568 में 5 के अंकित मान, ठीक है, स्थानीय मान और वास्तविक मान का योग क्या होगा। अब देखिए 5 के अंकित मान, अंकित मान का मतलब क्या होता है फेस वैल्यू, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, वास्तविक मान मतलब डीएल वैल्यू दिया हुआ है। इन सभी संख्याओं को आपको जोड़ देना है। अब बताइए संख्या दिया हुआ है कितना 12,568, ये भी सवाल आपका सीटेट पेपर 1 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए 12,568 है दिया हुआ, इसमें 5 का अंकित मान, अंकित मान का मतलब क्या होगा, इसको आप फेस वैल्यू कहते हैं, तो अंकित मान क्या होता है वही संख्या होता है, जिसका भी अंकित मान पूछेगा वो खुद वो जो है उसका फेस वैल्यू होता है। मान लीजिए पूछे कि आपका 6 का अंकित मान क्या होगा तो 6 ही होगा, अगर पूछे कि 2 का अंकित मान क्या होगा 2 ही होगा, यानी कि जो संख्या लिखा हुआ है वही उसका अपना मान ही क्या उसका अंकित मान होता है, ठीक है। अब बोला है कि 5 का अंकित मान, तो 5 का अंकित मान कितना होगा 5 ही होगा। फिर अगला आगे दिया हुआ है स्थानीय मान, किसका स्थानीय मान 5 का, स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा 500 होगा। 5 के बाद जितना भी, यानी कि 5 कौन से प्लेस पर है, ठीक है, उसके बाद जितना भी प्लेस होगा उन सबको उसके बाद 0 बैठा देंगे, तो 5 का उसका क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। फिर बोला कि वास्तविक मान, अब देखिए ये तो आपको नाम से भी समझ में आपको आ रहा होगा मेरे ख्याल से, वास्तविक मान रियल वैल्यू, यानी कि जो 5 का रियल वैल्यू क्या है वही है, यानी कि फेस वैल्यू और रियल वैल्यू दोनों ही आपस में सेम होता है, इसलिए 5 का जो रियल यानी कि वास्तविक वैल्यू होगा, वास्तविक मान होगा वो 5 ही होगा। अब इन सभी को आपको जोड़ना है, 5 और 5 10 का 0 वहां से लेके 1 और 1 और 0 1 5, यानी कि इन सभी संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे तो 500 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझ में आपको आ गया। अच्छा इससे पहले वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, अंकित मान, स्थानीय मान और वास्तविक मान क्या होता है, इन तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या और मान क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ अंकित मान,
यानी कि मांगा क्या, अंकित मान, स्थानीय मान और वास्तविक मान, इन तीनों को आपको जोड़ना है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अंकित मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है और आपका वास्तविक मान क्या होता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन को हमने हल किया था। हाँ, यानी कि 15 का जो, अरे यार, यानी कि यहाँ पे जो 15 विषम संख्या था, इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर योग। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप फिर कहेंगे कि वो इसमें तो आपने ऑप्शन में टिक लगाया नहीं, देखिए मैंने जो पूरा किस तरह से क्या होता है सब कुछ मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ये कुछ संख्या दिया हुआ, मैं 7 के स्थानीय मानों का योगफल दिया हुआ 75707 दिया हुआ है। मैं 7 के स्थानीय मानों का योगफल, अब देखिए एक 7 यहाँ दिया हुआ है, सबसे पहले एक 7 आपको यहाँ दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना होगा, 7 ही होगा, उसके बाद कोई संख्या नहीं है। अब इसका वैल्यू कितना होगा, 7 के बाद 2 संख्या है, 700 हो जाएगा। अब इस 7 के बाद कितना होगा, यहाँ 7 हो जाएगा, उसके बाद 4 अंक है, 1 2 3 4 0 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ना है, जोड़ना तो आपको आता होगा कि जोड़ने में आप ऐसा ना कर दे कि 7 को यहाँ लिख रहे हैं, फिर 7 को यहाँ लिख करके 700 कर रहे हैं, फिर यहाँ पे 7 को लिख करके 4 0 कर रहे हैं, तो ये आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ऐसे आपको नहीं जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना कैसे है आपको, कैसे जोड़ेंगे, अब देखिए यहाँ आपका 7 है, उसके बाद 2 0 से पहले आपका 7 दिया हुआ है, फिर 4 0 से पहले 7 दिया हुआ, इन सभी को जोड़ेंगे, 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7 कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये भी सवाल सीटेट पेपर 1 में पूछा गया 30 जनवरी 2021 को, ये भी आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, यानी कि स्थानीय मान से क्वेश्चन आपका आएगा पेपर 1 में, वो फिक्स है, इसलिए आपको स्थानीय मान, अंकित मान जो फेस वैल्यू होता है उसको हर हालत में देख करके जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पूछा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, कौन संख्या, अभाज्य संख्या। आप जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है, मैं पिछले भी क्लास में बताया था कि अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, मतलब कि वो 1 से कटे और अपने आप से कटे, उसके अलावा किसी भी संख्या से ना कटे, वो आपका अभाज्य संख्या होता है। अगर जिसका जो गुणनखंड 2 से अधिक हो जाए तो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। तो अब यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सी अभाज्य संख्या है। अब बताइए क्या 31 जो है, 31 को आप किस किस संख्या से भाग लगा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आप बोलेंगे सर ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसका मतलब सिर्फ 1 से कटेगा ये, और आप भाग लगेगा और आपका 31 से रहेगा, इसका केवल कितना गुणनखंड है, 2 ही गुणनखंड है। आप खुद भाग लगा के देख लीजिए, ये किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। 61 जो है ये भी किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए इसका गुणनखंड सिर्फ 1 हो जाएगा और 61 हो जाएगा। 71 जो है ये भी किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसका भी 1 और 71 हो जाएगा। लेकिन 91 जो है आप देख रहे हैं 91 भाग लग रहा है, किससे लग रहा है, यानी कि 1 से तो कटेगा ही आपका, 91 से भी कटेगा, 13 से भी भाग लगेगा और आपका 7 से भी भाग लगेगा। इसीलिए इनमें जो है ये भी आभाज्य संख्या है, ये भी आभाज्य संख्या है, ये भी आभाज्य संख्या है, लेकिन ये जो है आभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका 2 गुणनखंड के अलावा और भी कोई गुणनखंड है जिसका भी 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाई इसमें कोई दिक्कत है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सवाल आपका सीटेट में पूछा गया 2022 में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या यानी क्या बोला यहां पर, होल नंबर। अब देखिए होल नंबर जो होता है पूर्ण संख्या वो शुरू किससे होता है, 0 से होता है, यानी कि 0 1 2 3 4 ये आपका चलते रहेगा, यानी कि
मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि होल नंबर जो है वो जीरो से शुरू होकर के वो अनंत तक वो चलते रहेगा, लेकिन शुरू कहाँ से होता है? जीरो से होता है। लेकिन वहीं पर अगर यहाँ पर मतलब आ जाए कि आभास संख्या शुरू कहाँ से होता है, तो आभास संख्या जो है वो आपका दो से शुरू होता है। दो होता है, 3, 5, 7, 9, सॉरी 9 नहीं होता है, 7 के बाद 11, 13, ये भी आपका चलते रहेगा। उसके बाद भाज्य संख्या, भाज्य संख्या शुरू किससे होता है? 4 से होता है। किससे होगा? 4 से। 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 होगा, 9, 10, 12, ये भी आपका चलते रहेगा। तो अब यहां पर बोला है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो अब हमको बताइए कि सबसे छोटी मैंने पूर्ण संख्या कौन सा हो जाएगा? ये आपका पूर्ण संख्या है, ये आपका भाज्य संख्या, आभास संख्या है, और ये भाज्य संख्या है। तो अब बताइए कि इन पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी क्या होगा? 0 होगा। उसके बाद सबसे छोटी आभास संख्या क्या होगा? 2 होगा। 0 + 2 करेंगे। उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या वो यहाँ पर 4 होगा। अब इन तीनों को जोड़ना है, 4 और 2 6। समझ में आपको आया कि नहीं आया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो याद रखना है कि जो होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या जो होता है, वो 0 से शुरू होता है, और नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या पूछे तो वो आपका 1 से शुरू होता है। ठीक है। अगर आपको इवन नंबर बोले तो वो संख्या जो 2 से पूरा का पूरा भाग लग जाए वो इवन नंबर है, और जो संख्या यानी सम संख्या है, और जो संख्या 2 से भाग न लगे वो आपका ओड नंबर है, विषम संख्या है। और अगर सवाल में आपका है कि सबसे छोटी आभास संख्या क्या होता है, तो वो 2 होता है। कितनी है? सबसे छोटी आभास संख्या 2 है। अगर सवाल में आ सकता है कि सबसे छोटी सम आभास संख्या, आभास तो लगा हुआ है लेकिन उससे पहले सम लगा हुआ है, तो वो भी क्या होगा? आपका 2 हो जाएगा। लेकिन फिर सवाल में आ जाए कि सबसे छोटी विषम आभास संख्या कौन सी है, तो वो 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 सम हो गया और उसके बाद क्या आता है? 3 आता है, तो वो सबसे छोटी 3 विषम आभास संख्या हो जाएगा। दो एकमात्र ऐसी आभास संख्या है जो केवल सम है, उसके अलावा जितनी भी आभास संख्या है सभी आपका विषम है, यानी 2 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद बोले कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो वो आपका 4 हो जाएगा। यानी कि भाज्य संख्या मैंने बताया कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिसका 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, वो आपका भाज्य संख्या कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 से पहले 1 आता है, 2 आता है और 3 आता है, उनका 1 से अधिक मतलब 2 से अधिक फैक्टर नहीं है। सिर्फ 4 ही ऐसा है जिसका आपका 2 से अधिक फैक्टर है, यानी 4 1 से भी करता है, 4 से भी करता है, और आपका 2 से भी करता है। इसीलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ पर कितना होगा? 4 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? ये भी सवाल सीटेट पेपर में पूछा गया है जनवरी 2022 में। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1 से 25 तक सभी विषम संख्याओं का योग, 1 से लेकर के 25 तक सभी विषम संख्याओं का योग मांग रहा है। अब देखिए ये जो है आसानी के साथ इसको आप बना सकते हैं। ठीक है। यानी कि इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप देख रहे हैं कि विषम संख्या और सम संख्या में फर्क ये होता है कि प्रत्येक एक नंबर के बाद जो है अल्टरनेट नंबर क्या होगा। अगर विषम संख्या को हम पहले लेंगे, मान लीजिए 3 एक विषम संख्या है, तो प्रत्येक अल्टरनेट नंबर यानी कि एक नंबर के बाद जो आएगा वो विषम संख्या आएगा। और अगर मान लीजिए कि सम संख्या की बात करते हैं, तो 2 अगर सम संख्या है तो प्रत्येक एक नंबर के बाद 2 के बाद एक नंबर बीच में 3 आता है, 3 के बाद फिर 4 आ जाएगा, तो 4 आपका एक सम संख्या हो जाएगा। तो प्रत्येक अल्टरनेट नंबर, प्रत्येक एक नंबर के बाद जो संख्या होगा, अगर सम को लेंगे तो सम होगा और विषम को लेंगे तो वो विषम होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 से 25 तक बोला है। ठीक है। अगर वहीं पे सवाल में आपका 1 से लेकर 24 तक में आता, तो 1 से लेकर के 24 तक में कुल कितनी संख्या होती है? 24 संख्या, क्योंकि 1 को हम काउंट करेंगे और 24 तक काउंट करेंगे तो कुल कितनी संख्या है? 24 संख्या है। तो अब अगर 24 संख्याओं में अगर आपको सम पूछे तो भी आपका 12 हो जाएगा, अगर विषम पूछे तो भी आपका 12 हो जाएगा। लेकिन यानी 24 तक संख्याओं में सम भी आपका 12 होगा और विषम भी 12 हो जाएगा। लेकिन संख्या 1 से 24 तक तो है नहीं, इवन नंबर में तो है नहीं, वो किसमें? ओड में है। तो 1 से लेकर 25 तक में कुल संख्या है कितना होगा? 25 होगा।
अब देखो इसको 2 से डिवाइड तो कर सकते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या किए, 1 से 24 तक को लिए, कुल कितना हो जाएगा 12 विषम हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में एक संख्या बचता है, वो क्या है, विषम है, तो उसको हम क्या करेंगे, विषम में जोड़ देंगे, तो 12 + 1 कितना होगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। अब देखिए, तो बोला कि 1 से 25 तक के सभी विषम संख्याओं का योग बोला है। विषम संख्या, तो अगर बोले कि विषम संख्याएं कितनी है तो कुल कितना होगा आपका 13 हो जाएगा। और बोला कि विषम संख्याओं का आपको योग निकालना है, मतलब कितना होगा 1 3 5 7 ये हो जाएगा। ये आपका चलते रहे, कहां तक चलेगा आपका 13 तक आपका चलेगा। तो मैंने अभी जो पहला, इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था, मैंने आपको बताया था कि विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कितना, प्रथम 1 से आपका शुरू है, कहां तक गया 13 तक, तो 13 संख्याओं का आपको योग निकालना है, यानी प्रथम 13 विषम संख्याओं का योग निकालना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जितनी संख्या बोलेगा उस पर हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग कर देंगे, तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया हुआ है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, ठीक है, कि 1 से 25 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 1 से लेकर के 25 तक में कुल कितनी विषम संख्याएं हैं, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या निकाला कि 1 से लेकर के 25 तक में कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल 13 विषम संख्याएं हैं। अब उन सभी विषम संख्याओं का, नहीं, प्रथम 13 विषम संख्या है, तो उन सभी विषम संख्याओं का हमको योग निकालना है, तो हम 13 का स्क्वायर करेंगे, तो आपको उसका योग आ जाएगा, जो कितना हो जाता है 169 आपका हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, इस तरह से बना सकते हैं कि 1 से 25 तक बोला है, तो लास्ट में कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे आप, जो लास्ट संख्या है 25 है, 25 में से हम 1 माइनस करेंगे और 2 से आप डिवाइड करेंगे, +1 करेंगे, ठीक है, कि जो संख्या आपको दिया हुआ रहेगा उससे आप 1 को माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे और लास्ट में 1 को हम जोड़ देंगे। तो ऐसे भी इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी, इससे भी आपका कुल विषम संख्याओं का, कुल विषम संख्या कितने हैं वो भी आ जाएगा। तो इसको इस तरह से चाहे बनाए या फिर इस तरह से बनाए, आपकी मर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पर है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। क्या बोला है, सही है। अब देखिए, एक जो है एक आभाज्य संख्या है। सबसे पहले जो है आभाज्य संख्या शुरू कहां से होती है, 2 से। कहां से, 2 से। जब आभाज्य संख्या 2 से अगर शुरू होता है तो एक आभाज्य संख्या कैसे हो जाएगा, होगा नहीं होगा, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोला कि एक जो एक आभाज्य संख्या है, एक जो एक प्राइम नंबर है, तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आभाज्य यानी प्राइम नंबर जो है वो शुरू ही आपका 2 से होता है, तो एक आपका आभाज्य संख्या प्राइम नंबर कैसे हो जाएगा, नहीं होगा, इसलिए पहला नहीं होगा। अब बोला है कि एक जो है एक भाज्य संख्या है। अब देखिए, भाज्य संख्या शुरू कहां से होता है, 4 से होता है, 4 6 8 9, इससे आपका शुरू होता है। तो अब बोला कि एक एक भाज्य संख्या है, तो ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि भाज्य संख्या जो है कंपोजिट नंबर वो 4 से शुरू होता है, इसलिए एक जो है भाज्य संख्या भी नहीं होगा। फिर आगे कह रहा है कि एक एक आभाज्य और भाज्य संख्या दोनों है, यानी एक जो है वो प्राइम नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है। हम देख रहे हैं कि एक ना प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर है। एक तो आपका आभाज्य संख्या भी नहीं है, ठीक है, एक आपका भाज्य संख्या भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पे कह रहा है कि एक एक आभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दोनों है, वो तो दोनों नहीं है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट 1 में और 2 में दोनों को हमने नकार दिया है, दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। अब दिया हुआ कि एक ना तो आभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, तो ये जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि आभाज्य संख्या की गिनती 2 से शुरू होती है और भाज्य संख्या की गिनती 4 से शुरू होती है, जिसमें ना आभाज्य में 1 आता है और ना ही भाज्य में 1 आता है, इसलिए एक ना आभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, इसलिए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 1 से 50 तक की संख्याओं में कितने अभाज्य युग्म है, यानी ट्विन प्राइम पेयर्स हैं। कहां तक, 1 से लेकर के 50 तक में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आभाज्य 1 से लेकर के 50 तक में कुल कितने आभाज्य संख्या होती है। पता है आपको, मैंने सर पिछले क्लास में आपको बताया भी था। क्या होता है,
1 से लेकर के 50 तक में कुल 15 आभास संख्याएं होती है। फिर 1 से लेकर के 100 तक में जो है कुल 25 आभास संख्याएं होती है। अब यहाँ सवाल में दिया हुआ है कि 1 से 50 तक की संख्याओं में कितने ट्विन प्राइम नंबर यानी कि आभाज्य युग्मक है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए वो कौन कौन सी संख्या है जो आभाज्य संख्या है। क्या हो जाएगा, लिखना पड़ेगा हमको 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, क्या हो जाएगा 41, 43 और क्या होता है 47 होता है ना। क्या कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आ गया। ठीक है, 1 से लेकर के 50 तक में कुल ये सभी संख्याएं जो अभाज्य है। लेकिन यहाँ बोला है कि ट्विन प्राइम नंबर, इस चीज बात पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, आभाज्य युग्मक बोला है तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है कि जिन दो आभाज्य संख्याओं के बीच जो अंतर वो 2 का होता है, यानी कि जब दो आभाज्य संख्या दिया हुआ रहेगा अगर उनके बीच जो अंतर 2 का है उनको माइनस करेंगे तो उसके बीच का जो गैप होगा वो 2 का होगा, तो वो आपका ट्विन प्राइम नंबर होगा। अगर बीच में उसका अंतर 2 नहीं होता है तो वो ट्विन प्राइम नंबर की गिनती में, आभाज्य युग्मक की गिनती में नहीं आएगा। तो वो देखना है कि वो कौन सी संख्या है जिनके बीच जो है 2 का अंतर है। हम देख रहे हैं कि 3 और 5 हो जाएगा, इन दोनों के बीच में 5 से 3 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 5 और 7 आ जाएगा, 7 से 5 ये घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 हो आ गया यहाँ पे आपका। उसके बाद 11, 13 भी हो जाएगा, तो 11 से 11 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 17, 19 भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 29, 31 हो जाएगा, फिर 40 आपका 41 हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी और ट्विन प्राइम नंबर नहीं है जिनके बीच जो है 2 का अंतर नहीं है। ठीक है, कोई भी संख्या नहीं है। आप देख लीजिए किसी को भी 47, 41 को लेंगे, 37, 41 को लेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा, इन दोनों को लेंगे तो अंतर 6 आ जाएगा, इन दोनों को लेंगे तो कितना होगा 6 अंतर आ जाएगा। यानी किसी भी संख्या इन दोनों को घटाएंगे तो 11 से 7 गया 4 हो जाएगा, 2 से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो आपका ट्विन प्राइम नंबर है। तो कुल कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना होगा 6। यानी कि 1 से 50 तक की संख्याओं में कुल आभाज्य युग्मक कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, संख्या दिया हुआ है कि 54, 32, 41, 3 में अंक में 4 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। संख्या है 54, 32, 413 में अंक कौन सा है 4 है, 4 के स्थानीय मानों का योगफल। अब देखिए इस 4 का स्थानीय मान कितना होगा 4 हो जाएगा, उस पर 5 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। इस 4 को हम लेंगे तो इस पर 2 0 हो जाएगा, 400 होगा। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे आपस में, कितना होगा 4 0 0 0 4 0 0 4। अब देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है 400 400, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या पूछा था स्थानीय मान। ठीक है, अंकीय मान पूछता तो खुद वो 4 हो जाता, 4 और 4 को हम जोड़ते कुल 8 हो जाता। तो हमको यहाँ पर अंकीय मान नहीं पूछा, हमको वो स्थानीय मान पूछा है। आज का लास्ट सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है। अक्सर जो होता है सवाल में हम क्या करते हैं, सवाल तो पढ़ते हैं लेकिन है और नहीं है में ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमको सवाल आने के बावजूद भी जो है हमसे गलती हो जाता है और हम घर में आने के बाद देखते हैं कि ये सवाल हमसे, ये तो हम मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ घर आते हैं कि हमने इतना सवाल बना लिया, लेकिन घर आकर के जब हम लाते हैं हम देखते हैं जा तो मेरा गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया है? क्योंकि हमने यहाँ पर नहीं में ध्यान दिया ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर इन चीज़ों की भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। दिया हुआ कि आभाज्य संख्याएं अनंत रूप से अनेक होती है, अनेक है। कह रहा है कि जितनी आभाज्य संख्या है वो कितने हैं, आप गिन पाइए कभी आभाज्य संख्या कितने हैं, वो अनंत होते हैं। 2 से शुरू होकर जहां तक आप जाते जाएंगे वो आभाज्य संख्या हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अनंत का मतलब क्या होता है, वो यहाँ जो आपका चलते रहे। तो कुल कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो बिल्कुल ये बात सही है
यानी कि आभास संख्याएं जो होती है वो अनंत रूप से अनेक होते हैं, यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अनंत कहते हैं। ठीक है, यानी इनफिनाइट जो आपका होता है। फिर कहता है कि आभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये भी आपका सही है, यानी कि उसके 2 ही फैक्टर होते हैं आभाज्य संख्याओं के, बिल्कुल होते हैं। अब मान लीजिए कोई एक संख्या आभाज्य संख्या 7 को हम लेते हैं, तो 7 के कितने फैक्टर होते हैं, 2 ही होते हैं, चाहे तो इसका फैक्टर 1 होगा या फिर 7 होगा, उसके अलावा कोई फैक्टर होगा नहीं होगा। अगर हम 19 को लेते हैं तो 19 का फैक्टर कितना होगा, 1 होगा या फिर आपका 19 होगा, उसके अलावा कोई भी और फैक्टर गुणनखंड नहीं होगा। तो यानी कि आभाज्य संख्याओं के केवल कितने होते हैं गुणनखंड, केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो इसका मतलब स्टेटमेंट जो बी है ये भी आपका सही है। फिर आगे कहता है कि एक अंक वाली केवल 4 आभाज्य संख्याएं हैं। कितना अंक वाली, एक अंक वाली। अगर हम बात करें 19 कितने अंक वाला हो जाएगा, 2 अंक वाला हो जाएगा। 7 कितना अंक है इसमें, 1 है, ये 1 अंक वाला हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक अंक वाली केवल 4 आभाज्य संख्या है। हम देख लेते हैं, शुरू कहां से होता है, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, उसके बाद 11। अब देखिए ये सभी आपका 1 अंक वाला हो गया, लेकिन ये 11 जो है वो 2 अंक वाला हो गया। तो कह रहा है कि 1 अंक वाली कितनी है, 4 है आभाज्य संख्या। तो बिल्कुल ये भी ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि सभी आभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। क्या जितनी भी आभाज्य संख्याएं होती है क्या विषम संख्याएं होती है, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि 2 जो है 2 एक आभाज्य संख्या है, लेकिन 2 एक सम संख्या है, इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। यानी कि अगर बोलते हैं यहाँ पर कि 2 को छोड़ करके जितनी भी आभाज्य संख्याएं होती है वो सभी विषम होती है, तो हम इसको हम बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 को लेकर बोला है, क्योंकि सभी बोला है, तो सभी में आपका 2 भी आ जाएगा, और 2 एक आभाज्य संख्या है, इसीलिए यहाँ पर सभी आभाज्य संख्या विषम संख्याएं नहीं होती है, क्योंकि 2 जो है एक सम संख्या है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत हो जाएगा। बोला सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारा भी कुछ हौसला अफजाई हो। ठीक है, तो फिर से हम अगले क्लास में मिलते हैं, फिर कुछ पीवाईक्यू को लेकर के, जिसमें आपका क्या है पेपर, ये जो सारे सवाल थे सभी आपका पेपर 1 में पूछे गए थे। ठीक है, किसमें है आपका, है सभी सवाल पेपर 1 में पूछा गया है। अगला क्लास जो आएगा उसमें फिर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन को रखेंगे, जो नंबर सिस्टम, यानी फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने जो है इससे पहले 2 क्लास आपका ले लिया था नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम के जितने बेसिक्स हैं मैंने आपको बताया था, इसीलिए जो अभी कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सभी के सभी हम नंबर सिस्टम से जुड़े हुए सवाल कर रहे हैं, ताकि वो सवाल आपसे आसानी के साथ बन जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।